Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग 10 कदम सीरीज का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये भी रिक्वेस्ट करा था कि चैप्टर वाइज वीडियोस, तो बच्चों हम लोग चैप्टर वाइज भी लाएंगे 10 कदम सीरीज में और मिक्स क्वेश्चन भी लाएंगे, ताकि आप सभी तरीके से जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में मिक्स क्वेश्चन दिए थे। पार्ट 3 जो है वो प्रोबेबिलिटी का बेस्ड 10 क्वेश्चन है, उसमें प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब पार्ट 4 जो है फिर से मिक्स क्वेश्चन है। फिर हम लेकर आएंगे पार्ट 5 जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो आपके चैप्टर वाइज भी कवर होंगे और मिक्स भी कवर होंगे। तो मेरे दोनों तरीके के जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी उनको कंप्लीट करने की मैंने कोशिश करी है। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमारा इसमें हमने पैटर्न फिक्स करा है कि 4 क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन के लेते हैं, 2 3D के लेते हैं और बाकी सभी चैप्टर के एक क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बेशक आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, पहले कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर रहे हैं। देखिए ये एक आपके पास डेफिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली डेफिनेट के क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं और अगर आपको पता हो, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन हमसे किया है, तो हम 3 प्रॉपर्टी पे पूरा डेफिनेट करते हैं। पहला हमारा होता है -a से a वाली प्रॉपर्टी, फिर हम लगाते हैं मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी। जहां पर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं लगती वहां पर हम जनरली थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और वो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आप x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x रख देते हैं। तो अगर आप x की जगह पर 0 + 2π -x रख दीजिए, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, और फिर देखेंगे कि प्रॉपर्टी लगाने से क्या बेनिफिट हो रहा है। तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है बिफोर प्रॉपर्टी। अब हम यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 + 2π -x, जहां पर भी x दिख रहा है तो 0 से लेके 2π, यहां पर x की जगह पर आ जाएगा 2π -x, ये आ गया। अब साइन 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, जो भी आपको लगता है। यहाँ पे कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होगा और 2π 90 × 4 होता है, यानी इवन नंबर है तो नाम चेंज नहीं होगा, यानी साइन एक्स ही आएगा बट माइनस का साइन एक्स आएगा। तो ये आ गया आपके पास। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन थी, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद की सिचुएशन है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज हम पावर कभी नेगेटिव नहीं रहने देते हैं ना एक्सपोनेंशियल में। तो अगर नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ गया 1/e⁻ sin x। नाउ अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, e⁻ sin x एलसीएम आ गया और ये आ गया e⁻ sin x + 1। अब 1/ डिनोमिनेटर, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद का इफेक्ट है, तो इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। जनरली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से बेनिफिट होता है। तो जो आपने प्रॉपर्टी लगाने से पहले का क्वेश्चन था वो था 0 से 2π 1/1 + e sin x, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड पे i + i 2π हो गया, 2i हो गया, और ये आपका इक्वेशन 1 का पार्ट था, ये इक्वेशन 2 का पार्ट था, दोनों ऐड कर दिए। अगर आप देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमने सेम लिख दिया। तो 1 एज इट इज, e⁻ sin x एज इट इज, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा और ये जो 2 था ये यहां ले आ गए हाफ। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x। अब इसमें अपनी लिमिट लगा दीजिए 0 से 2π, यानी एक बार अपर लिमिट 2π -0, तो ये आ गया 2 से 2 कटकर π आपके पास आंसर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी वाला भी लग रहा है और ट्रिगो वाला भी लग रहा है। तो जनरली पहले ट्रिगो अप्लाई करने की कोशिश करिए। देखिए ऊपर आपको दे रखा है sin 2 थीटा, नीचे sin 4 थीटा cos 4 थीटा। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाफ एंगल है और यहाँ डबल है, तो क्वेश्चन को एक एंगल में फॉर्म बनाने जरूरी होता है। यानी अगर नीचे हाफ है यानी थीटा है तो ऊपर भी थीटा ही होना चाहिए। अगर ऊपर 2 थीटा है तो नीचे भी अगर आप 2 थीटा बना लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो यही सबसे बेस्ट रहेगा कि हम 2 थीटा का पहले हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें। तो sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। इसके आने के बाद जनरली अगर आपके पास sin 4 या cos 4 ऐसा कुछ नजर आ रहा हो तो हम कोशिश यही करते हैं कि tan स्क्वायर और secant स्क्वायर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने यहाँ 10 बनाना है तो sin की पावर 4 को cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तभी 10 की पावर 4 बनेगी। तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 10 की पावर 4 थीटा से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोला, दैट इज 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। और cos 4 थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही साथ डिवाइड कर दिया।
ठीक है, ऊपर क्या था आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसे आप डिवाइड कर रहे हैं कॉस की पावर 4 थीटा से। तो एक कॉस से आपके पास कॉस क्या हो जाएगा, यहां पर कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा, राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर की बात। नाउ दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा टेन 4 थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1। बस इसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। आप 10 की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये हमने इसको यहां लिख दिया 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसे टी पुट करेंगे 10 स्क्वायर थीटा को, तो ये न्यूमरेटर वाला पूरा इसका डेरिवेटिव चल रहा है। क्यों, 10 स्क्वायर थीटा, आप बताइए 10 स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 10 थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आगे आ गया, 10 थीटा की पावर 1, फिर 10 थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो पूरा का पूरा ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो हमने 10 स्क्वायर थीटा को यहां पर क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। देखिए तो 2 आगे आ गया, 2 10 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्लियर, ऊपर एज इट इज है। और जब हम टी पुट करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए लिमिट हटा देते हैं, बिकॉज ये लिमिट थीटा की है और यहाँ पर क्वेश्चन टी में बदलने वाला है। तो ये 2 10 थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1, और ये डी टी अपॉन सेम। तो ये पूरा इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स का। टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है, 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्योंकि थीटा वापस आ चुका है तो अब हम थीटा की क्या डालेंगे, यहां पर वैल्यूज डालेंगे, ठीक है ना। अब हमने पाई बाय 4 से 0 वापस रख दिया। तो जनरली जब तक हम टी पुट करते हैं तब तक हम लिमिट हटा देते हैं, क्योंकि ये लिमिट इसकी थी, है ना। और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन हुआ, टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दी 10 स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स 10 थीटा का होल स्क्वायर बेसिकली, और इसमें हमने लिमिट रखनी है पाई बाय 4 से 0। तो एक बार थीटा की जगह पर पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये बन गया 10 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इनवर्स 10 0, राइट। अब देखिए 10 पाई बाय 4 45 डिग्री पे कितना होता है आपके पास 1, तो ये आ गया 10 इनवर्स, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 10 0 पे कितना होता है 0, ये आ गया 10 इनवर्स 0। नाउ 10 इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पर, और ये 0, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाय 4, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगर आप चाहें तो आप सबसे पहले यही कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि आप अपनी तरफ से इसमें क्या कर सकते हैं, और उसके बाद बेशक आप वीडियो ऑन करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या किया गया। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें बैठती जाएंगी कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सोच सकते हैं, राइट। अब देखिए ये दे रखा है, ट्रिगो ही जनरल बनती है आपके पास। अगर अब भी आप दिस अपॉन दिस करने की कोशिश करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो 10 स्क्वायर बन जाएगा, और उसके अलावा भी आपके पास साइन स्क्वायर रह जाएगा। तो 10 स्क्वायर का साइन स्क्वायर से कोई खास देना देना नहीं होता। तो यहां पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि पावर काफी बड़ी है, अगर यहाँ 4 पावर होती तो डेफिनेटली हम दिस अपॉन दिस जरूर कर देते और उससे जरूर बेनिफिट होता, लेकिन पावर है 6। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसे क्यूब का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। यानी हमने इसे लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि बहुत कम बच्चों को याद रहती है। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। इसीलिए बस इस क्वेश्चन को हमने यहां पर लिया है, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पास पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। और ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है उसके बाद ये आसान है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ जी, यहां पर माइनस है, प्लस की एक लौती आइडेंटिटी है जिसमें नेगेटिव है। जनरली आपने प्लस की आइडेंटिटी में सारे प्लस देखे होंगे। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन जाएगा, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमने देखिए आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स और b क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। तो a प्लस बी, ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया कॉस स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ये तो आपके पास चल ही रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और ये आपके पास बच गया। हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार 4 आ जाएगा तो दिस अपॉन दिस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर 6 की वजह से दिक्कत थी, तो हम यही करेंगे दिस अपॉन दिस। ये जो फर्स्ट टर्म है उसके अपॉन में डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म के अपॉन डिनोमिनेटर, यानी सबके अपॉन में डिनोमिनेटर को अलग अलग स्प्रेड कर दीजिए। नाउ साइन 4x अपॉन अगर आप ये करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा विच इज टेन स्क्वायर एक्स। जब आप कॉस की पावर 4 अपॉन में ये करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा विच इज कॉट स्क्वायर एक्स।
और जब आप थर्ड टर्म अपॉन में ये करेंगे तो -1 बचेगा। अब हमने आपको पहले ही बता रखा है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे लीजिएगा। तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, उसको हम क्या पुट कर देते हैं हमेशा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, और कॉट स्क्वायर को कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, और -1 तो हमारे पास पहले से चल रहा था। तो अब ये क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, -1 को तो -3 लिख दीजिएगा। तो सीकेंड स्क्वायर का 10x, कॉसिकेंड स्क्वायर का -cot x, -1 का इंटीग्रेशन -3x प्लस c, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने लिए बट अच्छी चीजें ली हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन के तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि आप लोग इंटीग्रेशन पे पकड़ बना सके और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी देख सके। x² - 3x + 1 अपॉन में √1 - x²। देखिए कोई जरूरी नहीं होता कि सीबीएसई आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस देगा। सीबीएसई आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है। उसका ये टारगेट नहीं होता कि आप 15-20 मिनट एक क्वेश्चन में लगाएं। उसका टारगेट है कि आपको क्वेश्चन अगर क्लियर है कि उसको कैसे डील करना है तो आप उसे 5 से 7 मिनट के अंदर भी कर लें। तो क्वेश्चन वो देखिए जिसमें कुछ नयापन है, कुछ अलग चीज है, अगर आपको वो नहीं आती है तो। लेंदी क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जनरली बच्चों को इंपॉर्टेंट वो लगता है जो लंबा हो। सीबीएसई को भी पता है कि कोई क्वेश्चन अगर ज्यादा समय लेता है तो उसको नहीं दिया जाना चाहिए, बट आप अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे अगर आप डिफरेंट क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं रख सकती क्योंकि रूट है नीचे, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास पावर फ्रैक्शन में नहीं लगता। अब बात है डायरेक्ट इंटीग्रेशन की, तो वो भी फिलहाल नहीं लग रहा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है x² अपॉन ये अलग कर दीजिए, ये अपॉन ये अलग कर दीजिए, ये अपॉन ये अलग कर दीजिए। जब आप ये अपॉन ये करेंगे तो +-1 करके आपको चीज करनी पड़ेगी जो अभी हम करेंगे। दिस अपॉन दिस करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, और 1 अपॉन दिस करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों टर्म को साथ ले रहे हैं और -3x को पीछे ले रहे हैं। वही तरीका है जो अभी हमने बताया, तो आप अलग अलग कर लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है देखिए, x² + 1 को एक तरफ कर लिया, -3x को एक तरफ कर लिया, राइट। अब आपके पास इसको नीचे वाली चीज से मैच करना है, तो हमने क्या किया, -1 प्लस और -1 एक बार, सॉरी -1 और +1 कर दिया आपके पास, और इसके साथ -1 लिख दिया, यहां -1 और ये +1 और ये 1 हमने पीछे लिख दिया। अब इन दोनों को साथ ले लिया, ठीक है, इन दोनों को साथ ले लिया और ये 2 हो गया। अब x² - 1, एक ये 2 और एक ये -3x। अब आपने सेपरेट कर दिया। आप चाहें तो पहले स्टेप में भी सेपरेट कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आएगा डेफिनेटली। तब भी आपको ये करना पड़ेगा -1 + 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x² - 1 अपॉन ये 2 अपॉन दिस, और ये -3x अपॉन ये अलग कर लिया। अब इसको इस जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव बन जाती है। तो ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, 2 अपॉन दिस और ये। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम रूट लगा के होल स्क्वायर कर दें, रूट लगाकर होल स्क्वायर कर दें, तो ये इससे क्या हो सकता है, कट सकता है, ये कट जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, -√1 - x², राइट। यहां पर आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, तो 2 साइन इनवर्स x आपके पास डायरेक्ट आ गया। यहां पर क्या लगेगा, अगर आप नीचे t सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है -2x, तो ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। तो देखिए यही आया था हमारे पास, और ये सब अलग अलग कर दिया हमने इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, इस पे रूट का होल स्क्वायर लगा दिया, तो अब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 2 साइन इनवर्स x, इसमें हमने अंदर वाली चीज को t लेट कर लिया, 3x एज इट इज को t लेट करा, डेरिवेटिव क्या आएगा, dt अपॉन -2x। x से x क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। यहां पर √a² - x² की आइडेंटिटी लगाइए, विच इज x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो वही देखिए हमने आइडेंटिटी लगा दी, माइनस बाहर है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x। ये 2 साइन इनवर्स x एज इट इज, 3/2 एज इट इज। √1 अपॉन √t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप याद रख सकते हैं 2√t होता है, नहीं तो वही t की पावर -½ का इंटीग्रेशन लीजिए, t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। नहीं तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं, 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। t क्या था आपके पास, ये, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप चाहें तो अलग अलग भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सिमिलर टर्म्स है उनको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इन दोनों में से देखिए √1 - x² कॉमन है, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, और इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए साइन इनवर्स x सॉल्व करके, तो 3/2 साइन इनवर्स x, और इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, बचा -x/2 + 3। सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6 - x/2। तो ये थे आपके इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन। अब फटाफट से बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं।
Now fifth question is from AY. Using integration find the area of the region bounded by the curve. तो हमारे पास दे रखा है y is equal to modulus x plus 1 plus 1, x is equal to -3, x is equal to 3, y is equal to 0. जैसा कि मुझको लगता है कि मॉडुलस में बच्चों को थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैंने मॉडुलस वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। तो देखिए मॉडुलस का कर्व हमेशा वी शेप बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ये समझना जरूरी है, और उसके दो फेस क्या होंगे, क्योंकि एक राइट की तरफ जाता है एक लेफ्ट की तरफ जाता है, वी शेप पे यही होगा। तो लेफ्ट की इक्वेशन क्या होगी, राइट की इक्वेशन क्या होगी, ये हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपने हमेशा क्या करना है, ब्रेकअप करना है। उसके लिए आप इसको 0 के इक्वल रखो, x प्लस 1 को। अगर आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी x की वैल्यू -1 रखने पर तो ये 0 है, लेकिन -1 के राइट में ये पॉजिटिव है और -1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव फेस होगा, यानी मॉडुलस हटाकर नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए यही किया हमने, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है, यहीं से निकाली हमने, तो आपके पास मॉडुलस रख के x प्लस 1 प्लस 1 ये पहले से चल रहा है, तो ये फंक्शन बन गया आपके पास x प्लस 2 पूरा कंप्लीट। सिमिलरली अगर x की वैल्यू लेस देन -1 होगी, -1 के लेफ्ट में होगी, ये देखिए -1 के लेफ्ट में होगी, तो ये क्या होगा आपके पास नेगेटिव फेस इसका -x प्लस 1, और ये प्लस 1 है। अब माइनस को आप ओपन करेंगे, -x -1 प्लस 1, तो ये कटकर आपके पास फंक्शन आ गया -x, यानी ये फंक्शन जो है ये वी शेप बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि वी शेप का स्टार्टिंग क्या होगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, एक आ गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 राइट के लिए, देखिए राइट के लिए, और x लेस देन ये आपकी लेफ्ट के लिए इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, y इज इक्वल टू -x। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो कैसे निकालते हैं, हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ली थी जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा था -1। अब आप x की वैल्यू यहाँ -1 रखिए और y की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम यहाँ -1 रखें, -1 प्लस 1 0 और 1, y की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस मॉडुलस ग्राफ। तो आप देखिए हमने रफ डायग्राम बनाया, -1 से 1 ये पॉइंट है, तो यहां पर ये वी शेप बनेगा कुछ इस तरीके से, राइट। और ये हमारी राइट वाली इक्वेशन है, ये देखिए, और ये हमारी लेफ्ट वाली इक्वेशन है, क्लियर। अब इस कर्व का कहां तक एरिया लेना है उसके लिए आपको बता रखा है x की वैल्यू -3, तो यहां से x की वैल्यू -3, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी y के पैरेलल, और x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास y के पैरेलल। इसका मतलब आपका जो शेडेड एरिया है ये आपको निकालना है, दिस वन, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि जब भी एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा आए तो मॉडुलस जरूर अप्लाई करिए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, -3 से -1 ये वाली लाइन, -3 से -1 ये वाली लाइन, प्लस -1 से 0 ये वाली लाइन, और ये एरिया मॉडुलस में, फिर प्लस 0 से लेकर 3 तक ये वाली लाइन, ठीक है, x प्लस 3 वाली राइट वाली लाइन, ऐसे बोल देते हैं राइट वाली लाइन। तो ये आपके पास 0 से लेकर 1/3, और यहां पर आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, आर हमने लिखा, पूरा रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, -3 से लेकर -1 लेफ्ट वाली लाइन यानी -x, है ना, फिर -1 से 0 राइट वाली लाइन यानी x प्लस 2 वाली लाइन, और ये दोनों हमने मॉडुलस में डाले हैं, ठीक है। फिर प्लस 0 से लेकर 3 तक x प्लस 2 वाली। अब हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, और फिर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए फटाफट से इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, उनको हमने एक ही मॉडुलस में डाल दिया, -x का इंटीग्रेशन -x²/2, ये लिमिट लगा दी, x² प्लस 2x लिमिट, ये सब मॉडुलस में दोनों, और ये आ गया x² प्लस 2x लिमिट। अब आपने ध्यान से बस लिमिट रखनी है और कुछ नहीं है, इसमें पहले आप -1 रखेंगे तो ये माइनस लगा हुआ, ये आ गया 1/2, और फिर बीच में माइनस आता है आपके पास, ये आ रहा है -9/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसमें 0 पुट करा, माइनस पूरे में आपने लोअर लिमिट पुट करी, ये आ गया 1/2 और ये -2, ये मॉडुलस के अंदर सॉल्व हो गया आपके पास। सेम यहां पर पहले 3 पुट करा तो ये आया, और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब इसे अंदर सॉल्व कर लीजिए मॉडुलस के अंदर, तो ये आ रहा है आपका 11/2 और ये आ गया 21/2। सॉल्व करके आपके पास जो आंसर है वो आ गया 16 स्क्वायर यूनिट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास सेपरेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। सबसे पहले हम dy/dx निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि dy और dx को तो अलग करना ही करना है। तो उसके साथ में कोई भी टर्म हो, सबसे पहले बोथ साइड उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो x² + 1 से पहले हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ये क्वेश्चन लिखा, x² + 1 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया हर टर्म, तो ये इससे कट गया, ये बचा dy/dx प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये बहुत प्योरली आपको नजर आ रहा होगा कि ये लीनियर है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर आप इस टर्म को इस साइड लाते हैं तो x और y वाली टर्म में माइनस प्लस आ गया, सेपरेबल नहीं किया जा सकता इसको, राइट। तो आपके पास यहां पर
और एक और चीज है, अगर आप यहाँ 1 को देखेंगे और इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 और यहाँ पर पावर 0 है वेरिएबल की, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो बहुत क्लियरली सिर्फ इतना सामने करा कि dy बाई dx के जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा, ऑटोमेटिकली ये dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में आ गया। तो ये लीनियर फॉर्म है आपके पास। p और q की वैल्यू निकाल लीजिए। p की वैल्यू कितनी आ गई y के अलावा, और ये q की वैल्यू आ गई। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो दैट इज e p ऑफ dx। नीचे वाले को टी लेट कर लीजिए। अगर नीचे वाले को टी लेट करेंगे तो ये कट जाएगा, 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, log t। e से log कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, t बचेगा। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर प्लस 1, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा स्टेप क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मॉडुलस dx, राइट। अब वैल्यू डाल दीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये q था इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इससे कट गया आपके पास, एज इट इज। यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट विच इज x बाई 2, एक x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, राइट। तो ये था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। अब देखते हैं वेक्टर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और मॉडुलस a आपको 5 दे रखा है, तो मॉडुलस b की वैल्यू बताइए, राइट। जब भी देखिए क्रॉस और डॉट आ जाए ना आपके पास इकट्ठा, तो जनरली आप थीटा के फॉर्मूले पर आ जाइए, क्योंकि उसी में एक में क्रॉस और एक में डॉट की बात होती है। तो पहले हम सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज a डॉट b अपॉन दिस। अब यहां से मैंने a डॉट b की वैल्यू निकाल ली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर a डॉट b की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन 1। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है साइन थीटा का, हमारा a क्रॉस b का मॉडुलस a मैग्नीट्यूड अपॉन b मैग्नीट्यूड। इसमें मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास a डॉट b की वैल्यू भी आ गई और a क्रॉस b की वैल्यू भी आ गई। अब जो मुझे ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने इसमें ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर। अब दोनों में से ही क्या निकल रहा है, मॉडुलस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कॉमन, तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225। ये कितना हो गया आपके पास 1। मॉडुलस a की वैल्यू आपको दे रखी थी 5 का स्क्वायर, ये एज इट इज इक्वल टू 225। नाउ दिस इज 25, जब हम इसको डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 9, तो मॉडुलस b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस b। है ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आप 3D के दो क्वेश्चंस। अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, यानी पासिंग थ्रू पॉइंट आपको इस वेक्टर से मिल जाएंगे। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री 120 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आपको लाइन की इक्वेशन बनानी होती है, तो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कभी कभी डायरेक्शन रेशियो की जगह आपके पास अगर LMN निकल रहे हो तो आप वो भी निकाल लीजिए। अब क्योंकि हमें यहाँ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस एंगल दे रखा है, तो LMN ही निकलेंगे। तो आप यहाँ पर a b c की जगह पर LMN का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो x1 y1 z1 तो ये हो गए 2 माइनस 3 और 4, बचा LMN, उसके लिए उसने एंगल विद द x एक्सिस आपको y एक्सिस और z एक्सिस आपको प्रोवाइड करा है, उससे हम LMN की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट वेक्टर था, तो मैंने x1 y1 z1 निकाल लिया। x1 2 है, y1 आपके पास माइनस 3 है, z1 4 है। नाउ अब आपके पास L कैसे निकलेगा, एंगल विद द x एक्सिस। तो एंगल विद द x एक्सिस है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। एंगल विद y एक्सिस cos बीटा cos 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। सबसे पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। और अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तो नाम चेंज नहीं करते, तो cos 60 डिग्री आ गया, माइनस 1/2 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। नाउ n कितना है, cos अल्फा दैट इज cos 45, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। बस अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। तो x1 y1 z1 ये रहे आपके पास, LMN ये रहे, पुट कर दीजिए। तो x माइनस x1 अपॉन दिस, y माइनस y1 अपॉन दिस, z माइनस z1 अपॉन दिस। चाहे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ओके पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन की इक्वेशन निकालना। तो दो प्लेन दे रखे हैं, उनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन निकालना है, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज यूनिटी। यानी जो आपने प्लेन निकालना है उसका ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0,0,0 से डिस्टेंस आपको यूनिटी दे रखा है, दैट मीन्स 1 दे रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होगा। सबसे पहले दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये आपका प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है गिवन। जो रिक्वायर्ड प्लेन होता है वो होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0,
नाउ सेम इसमें पुट कर दीजिए, ये P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा से अंदर इंटू कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 लैम्डा x माइनस लैम्डा y माइनस 4 लैम्डा z। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो x वाली टर्म्स है उसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 1 प्लस 3 लैम्डा x, ये बच गया आपके पास 3 माइनस लैम्डा y, और ये 4 लैम्डा z, और ये 6 आपका पीछे आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है जो आपको फाइंड आउट करना है। आपको कहा गया है कि इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस यूनिटी है, दैट मींस 1 है। एक्चुअली ये प्लेन की इक्वेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपके पास लैम्डा ना गिवन हो। लैम्डा के लिए वो आपको तरह तरह की बातें देता है कि ये प्लेन किसी पर्टिकुलर प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन किसी और प्लेन पे पैरेलल है, इस तरीके की बातें देता है। बिल्कुल वही वजह है कि इसने आपको दिया है कि ये प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस यूनिटी है, सो दैट आप लैम्डा की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी P3 कंप्लीट होगा। तो अब फिलहाल ये हमारे पास प्लेन है और ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ए बी सी क्या है, ये है आपके पास, ये a है, ये b है और ये आपके पास c है। तो a 1 प्लस 3 लैम्डा, b इज दिस, c इज दिस, और x1 y1 z1 क्या है, 0 0 0। तो a इंटू x1 ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और d कितना है 6। मतलब इस पूरे प्लेन को उठाइए, x y z की जगह इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 0 0 0, तो ये तीन टर्म 0 हो गई, ऊपर आ गया 6, नीचे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, b है 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये है माइनस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी खोलेंगे दोनों तरफ, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या दे रखा है, यूनिटी, दैट मीन्स 1। यहीं से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, और वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ कंप्लीट रखेंगे, तब हमारे प्लेन की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, अब हमारे पास 6 आ गया और ये हमने सॉल्व करा। अब देखिए मॉडुलस आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि अंदर वेरिएबल है। कभी भी अगर मॉडुलस के अंदर वेरिएबल हो तो राइट साइड पे अगर चीज दे रखी है उसके आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है, और मॉडुलस का साइन हट गया। यहाँ पर आइडेंटिटी खोल दी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, आ गई आपके पास यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्लस दिस, 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कट गया, 16 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया 26 लैम्डा स्क्वायर, और 9 प्लस 1 10 हो गया। तो एक बार इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल और एक बार इस एक्सप्रेशन को -1 के इक्वल। तो यही लिखा है हमने, 1 के इक्वल -1 के इक्वल। रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, स्क्वायरिंग भी हमने कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 और ये 36 और इसका रूट हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आ रहा है 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 36, 26 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 26। लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 का स्क्वायर रूट यानी प्लस माइनस 1। सेम यहां पर अगर आप दोहरा रहे हैं तो सेम चीज यहां पर भी आ रही है, सेम इस साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 1 ही बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा और ये 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 सेम। तो यही आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, यानी फाइनली आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 और -1 आ गई। अब जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 आई है उसे एक बार P3 में पुट कर दीजिए और एक बार -1 को, तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये देखिए दो प्लेन की इक्वेशन है, कहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करा है, आप ये देखिए जो हमने यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन बनाकर छोड़ दी थी ये। तो यहाँ पर एक बार लैम्डा को -1 रख दीजिए, एक इक्वेशन आ जाएगी, +1 रख दीजिए, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों ही आपकी प्लेन की इक्वेशन है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 10th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, ठीक है। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने इन दोनों में से एक बैग सिलेक्ट करा एट रैंडम एंड 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। बेस का ही क्वेश्चन है, पहले बैग सेलेक्ट करोगे फिर बॉल निकालोगे, तो पहली जो चीज है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरी चीज जो है वो फर्स्ट चीज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने जो भी बैग सेलेक्ट करा होगा उसी पे डिपेंड करता है कि आपने जो बॉल निकाली है वो रेड निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये क्लियर है कि बैग 1 है हमारे पास और बैग 2 है। बैग 1 में आपके पास 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है और बैग 2 में आपके पास 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल है। सबसे पहले आप बैग सेलेक्ट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो E1 इवेंट हो गया बैग 1 का सिलेक्शन, E2 इवेंट हो गया बैग 2 का सिलेक्शन। फिर हमें कॉमन बात ये बोली गई, आपने कोई भी बैग सिलेक्ट करा, आपने जो बॉल निकाली वो दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। 2 बॉल आपने निकाली और दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ऐसा उसने आपको कहा। तो आप सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी बताइए। E2 और E1 2 बैग्स हैं, उनके चुनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 1/2 1/2, ठीक है। E1 की प्रोबेबिलिटी E2 की प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपने बैग 1 चूज करा और उसमें से रेड बॉल निकली, बैग 1 में रेड बॉल कितनी है, 4 सॉरी, तो 4 में से कोई भी रेड बॉल आ सकती है और 8 में से कोई भी आ सकती है और ब्लैक में से कुछ नहीं आए। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं
4/8 इंटू 3/7। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं लगाना तो। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो आप इसी तरीके से, और वो भी सिलेक्शन का क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था, 4 को 2 टाइम खोलिए, 4 इंटू 3 और नीचे भी 2 इंटू 1, सेम 8 इंटू 7 और 2 इंटू 1। नाउ ये इससे कट गया आपके पास, ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी इससे कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ गया 3/14। सेम अगर आपने बैक 2 सेलेक्ट करा और उसमें से रेड बॉल निकली, तो बैक 2 में देखो रेड बॉल कितनी है 2, तो 2C2/8C2, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या एक और तरीका है 2 रेड बॉल निकली तो 2/8 और 1/7, इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास आ गया 1/28। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बैग 1, या कहा जाता बैग 2, तो ये बेस थ्योरम होगी। लेकिन आपसे ऐसा नहीं कहा गया, आपसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल। तो ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का होता है, यानी अगर ए पर आ जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी, और इवन और E2 पर आ जाए तो आपके पास बेस थ्योरम होता है। तो अब उसने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, दैट मीन्स दिस इंटू दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3/14 आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा ये 1/8। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कब टोटल प्रोबेबिलिटी है और कब आपके पास जो है बेस थ्योरम है। जब भी वो आपसे E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी मांग ले लास्ट में, तो ये बेस होता है। जब आपसे ए की प्रोबेबिलिटी मांगे, सिर्फ इतने पे रुक जाता है, तो वो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। आई होप आपको हमारी वीडियोस काफी यूजफुल लगे। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट हमें जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।